शब्द में उर्दू उपसर्ग है? बताइए भाई, जल्दी से करेंगे आप सभी लोग। आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? निम्न में से किस शब्द में उर्दू उपसर्ग है? चलिए, तो सभी लोग बताएंगे आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें बदनाम की, बदनाम की ये दो शब्दों से मिलकर बना है। किस किस से? बद से बना है और किससे बना है? नाम से बना है। बद से बना है, नाम से बना है। यहाँ पर पूछा गया है कि उपसर्ग है, यानी कि बद जो होगा वो बद जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए? उर्दू का शब्द होना चाहिए। और बद का मतलब क्या होता है? बुरा होता है। ठीक है, बद का मतलब क्या होता है? बुरा होता है। जैसे मान लीजिए एक शब्द होता है बदबू, तो बद का मतलब क्या हो जाएगा? बुरा, और बू का मतलब क्या हो जाएगा? ठीक है, गंध हो जाएगा। तो बुरी गंध, ठीक है, बुरी गंध। बदनाम का क्या हो जाएगा? बुरा। जिसका बुरा नाम हो तो वो क्या कहलाएगा? बदनाम कहलाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और जिनका भी ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जा रहा है तो बिल्कुल सही होगा आपका उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और बताएंगे आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो सकता है। निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है, ये आपको बताना है। बताइए क्या होगा? आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। बताइए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा सममात्रिक छंद का एक उदाहरण होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। भाई बताइए, दोहा होगा, सोरठा होगा, चौपाई होगा, या ये सभी हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका प्रश्न अगर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आप सभी लोगों का चौपाई। देखिए, ये छंद का आपका प्रश्न था, तो यहाँ पर मैं आपको छंद से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप सभी लोग भाई ध्यान कर लीजिए। ठीक, तो पहला बात तो देखिए आपको याद रखना है कि छंद शब्द जो है ये कौन सी धातु से बना है? भाई छंद शब्द जो है ये आपको याद रखना है, ये छद धातु से बना है। कौन सी धातु से बना है? छद धातु से बना है। इसका मतलब क्या होता है? छंद का मतलब होता है खुश करना। छंद का मतलब क्या होता है? छंद का मतलब होता है, आपको याद रखना है, खुश करना, इसका मतलब हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आप सभी लोगों को कुछ और भी याद रखना है। जैसे कि आपको याद रखना है कुछ बातें कि गढ़ों की संख्या कितनी होती है, आपसे पूछा जा सकता है। तो गढ़ों की संख्या होती है 8, ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार से एक और प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि छंद का सबसे पहले उल्लेख कहाँ पर मिलता है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए भाई, छंद का सबसे पहले उल्लेख जो है वो कहाँ पर मिलता है? तो आप सभी को याद रखना है, सबसे पहला जो वेद था, सबसे पुराना वेद जिसको कहा जाता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा छंद का सबसे पहले उल्लेख जो है कहाँ पर मिलता है, तो ऋग्वेद आपको बताना है। चलिए, तो अगला प्रश्न देखिए, और इस प्रश्न का सही उत्तर बताने की आप सभी लोग कोशिश। कौन सा कथन सही नहीं है? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए भाई, भाववाच्य केवल आकर्मक क्रियाओं में होते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल सही हो जाएगा। भाववाच्य केवल आकर्मक क्रियाओं में ही होते हैं। कर्मवाच्य आकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होते हैं। कर्तृवाच्य भी आकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होते हैं। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं। तो सभी लोग पढ़ेंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बताइए भाई। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में कि कर्मवाच्य आकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। ठीक है, ये जो है आपका अशुद्ध हो जाएगा। इसका सही रूप क्या होगा? ठीक, कर्मवाच्य में हमेशा जो है सकर्मक क्रिया का ही इस्तेमाल किया जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी ही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। बताइए, दिए गए वाक्यों में त्रुटि वाले अंश को आपको ए बी सी से इंगित करना है। अगर त्रुटि नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी को आपको चुनना है। बताइए भाई। तो सूर्योदय हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, सूर्योदय हुआ, पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया। कोई त्रुटि है या कोई त्रुटि नहीं है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बता दीजिए आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। सभी लोग करेंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। भाई क्या हो सकता है? तो यहाँ पर भाई देखिए, ध्यान से देखने पर हमको मालूम पड़ रहा है कि सूर्योदय हुआ और बिल्कुल सही है। यहाँ तक पक्षियों ने चहचहाना बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर हमको त्रुटि नज़र आ रही, शुरू कर दिया। तो ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर शुरू जो है इस प्रकार से नहीं आना चाहिए था। शुरू आपका नहीं होगा, क्या होगा? शुरू होगा। शुरू नहीं होगा, शुरू होना चाहिए था। तो जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ ये आना चाहिए था, और अगर ये आ जाता तो आपका कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं थी, कोई भी यहाँ पर त्रुटि नहीं थी। खैर, अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, कि सोरठा के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। सोरठा के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? 13, 11, 9 या 15?
चलिए, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, आप सभी लोगों को याद रखना है कि जो आपका सोरठा के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं, 11 मात्राएं होती हैं, और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर तो विषम चरणों में पूछा गया है तो आप लोग 13 बताओगे। अगर यहाँ पर सम चरणों में पूछा जाता तो आप लोग क्या बताते, 13 बताते। आप सभी को याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब, और इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर करने की कोशिश करेंगे। कसौटी शब्द है, कसौटी जो शब्द है ये कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देश शब्द है, या आपका विदेश शब्द है? चलिए, तो सभी लोग करेंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। तो अगर किसी का भी आंसर, जिन लोगों का भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है, यानी कि कसौटी एक तद्भव शब्द है बता रहे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उन सभी लोगों का। अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग अब, और इस प्रश्न का सही उत्तर बता दीजिए कि विशेष्य से पहले आने वाला विशेषण क्या कहलाता है? विशेष्य से पहले आपको ध्यान देना है यहाँ पर, ठीक है। विशेष्य से पहले आने वाला विशेषण क्या कहलाता है, बताइए भाई। चलिए, तो विशेष्य से पहले आने वाला विशेषण विधेय विशेषण कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा, विशेष्य विशेषण कहलाएगा, या प्रविशेषण कहलाएगा? तो आप सभी लोगों को याद रखना है, विशेष्य से पहले आने वाला विशेषण जो है ये विशेष्य विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? विशेष्य विशेषण कहलाता है। आप सभी लोगों को याद रखना है। जिसके मान लीजिए एक मैं यहाँ पर शब्द लूँ, सुनहरा हिरन, ठीक है। सुनहरा यहाँ पर मैं सुनहरा हिरण यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो ये जो आपका सुनहरा है ये क्या हो जाएगा? ये आपका विशेषण हो जाएगा, और जो आपका हिरण है ये आपका क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, और इस प्रश्न का सही उत्तर करने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। 5 लाख की लॉटरी लगते ही उसके तोते उड़ गए, छक्के उड़ गए, फिर देने दिन फिर गए, या दिन पक गए? तो क्या आएगा यहाँ पर आपको बताना, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए, तो 5 लाख की लॉटरी लगते ही उसके दिन फिर गए, ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो खाली जगह में अगर ये आ जाए तो पूरा वाक्य आपका सही तरीके से बन जाएगा। तो जिन लोगों का भी उत्तर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और इसमें आपको बताना है कि उन्होंने हमें कुछ आवश्यक दिए थे। तो क्या दिए थे? आज्ञा दी थी, अधिकार दिए थे, उपदेश दिए थे, या निर्देश दिए थे? तो उन्होंने हमें कुछ आवश्यक आज्ञा दिए थे नहीं होता। अगर यहाँ पर भाई क्या होता, आगे आ जाता तो आपका यहाँ पर का दिक्कत हो जाती। अधिकार दिए थे ये भी नहीं हो सकता भाई। क्या दिए थे? तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर आप सभी लोग। निर्देश दिए थे, ठीक है। उन्होंने हमें कुछ आवश्यक निर्देश दिए थे। तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका खाली जगह में आ जाएगा, और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें आपको बताना है कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्पों में से चिन्हित आपको करना है, यानी कि कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द कौन सा हो जाएगा, कितने होगा, कैसा होगा, कितना होगा, या किस होगा? तो क्या होगा, आप किस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। तो आप सभी को याद रखना है ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, और इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए आप सभी लोग। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंशराय बच्चन आदि किस प्रदेश से है, ये आपको बताना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको मालूम पड़ेगा कि कबीरदास का जन्म कहाँ पर हुआ था, सूरदास का जन्म कहाँ पर हुआ था, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, प्रेमचंद का और हरिवंशराय बच्चन का जन्म कहाँ पर हुआ था? गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, या असम में? चलिए, तो यहाँ पर देखिए आप सभी लोगों को याद रखना है इन सभी का जन्म कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। दूसरी बात आपको याद रखना है कि कबीरदास का जन्म कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश में तो हुआ था, लेकिन इनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। सूरदास की अगर हम लोग बात करें, तो उत्तर प्रदेश में तो इनका जन्म हुआ था, लेकिन उत्तर प्रदेश के कहाँ पर हुआ था? तो रुनकता आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश के रुनकता में इनका जन्म हुआ था। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हुआ था, ये आपको याद रखना है, ठीक। और हरिवंशराय बच्चन का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था, ये आपको याद रखना है। चलिए, तो अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए कि भाषा को बोलते समय होने वाले उताव चढ़ाव को क्या कहा जाता है? अनुतान कहेंगे, संगम कहेंगे, अवरोह कहेंगे, या आरोह कहेंगे? तो क्या होगा, आप किस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताएंगे भाई, बताइए।
देखिए आपको यहाँ पर याद रखना है कि भाषा के उतार चढ़ाव को, भाषा को जब हम लोग बोलते हैं तो जो उतार चढ़ाव होते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, सुर लहर भी कह सकते हैं, सुर लहर भी तो हम लोग इसको कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सी भाषा में आपको यहाँ पर बताना है, अनुतान इसको कहते हैं, ये आपको याद रखना है। सुर लहर अगर ऑप्शन में आ जाए तो ये लगाओगे, अनुतान अगर ऑप्शन में आ जाए तो ये लगाओगे। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए कि रेलगाड़ी एक शब्द है, रेलगाड़ी एक कैसा शब्द है ये आपको बताना है, बताइए भाई। देशज है, विदेशज है, तद्भव है या आपके संगर है? तो क्या होगा आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। तो यहाँ पर रेल और गाड़ी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, रेल तो आपका अंग्रेज़ी का शब्द हो जाएगा और गाड़ी आपका हिंदी का शब्द हो जाएगा। तो दो शब्दों के योग से ये शब्द बना है, अलग अलग भाषाओं के शब्दों के मेल से ये शब्द बना है। तो वो शब्द कौन से हो जाएंगे, संकर शब्द हो जाएंगे। तो जिनका भी उत्तर ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है। भौरा का सही पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, कुंज होगा, आली होगा, भ्रमर होगा या खद्योत होगा। तो भौरा का पर्यायवाची जल्दी से आप सभी लोग बता दीजिए, और आप सभी को पता भी है कि भौरा का पर्यायवाची भ्रमर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जिन लोगों का भी उत्तर जा रहा है तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब, और इस प्रश्न का सही उत्तर करने की कोशिश करेंगे कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो इसी क्लास में मैंने आपको कई बार बताया कि वो शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो क्रिया भेद होगा, प्रतिक्रिया होगा, क्रिया रूप होगा या क्रिया विशेषण होगा, क्या होगा आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो सभी का उत्तर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहा है, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब, और बताएंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं, तो ये तो रिपीट प्रश्न हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? हिमालय नहीं है, गंगा नहीं है, रामायण नहीं है या पहाड़ नहीं है। तो व्यक्तिवाचक पूछा जा रहा है, कौन सा शब्द नहीं है? तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें पहाड़ शब्द की, तो पहाड़ जो है ना, ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि हिमालय भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, रामायण भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी और गंगा भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, लेकिन आपकी पहाड़ जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी। देखिए, आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो आप सभी को पता है कितने प्रकार की होती है भाई, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। तो संज्ञा आपकी होती है 5 प्रकार की। यहाँ मैं जल्दी से लिख रहा हूँ भाई, शॉर्ट पे लिख रहा हूँ कौन कौन से प्रकार की होती है। एक तो आपको याद रखना है व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, क्योंकि आपसे प्रश्न ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अभी कामता प्रसाद गुरु ने संज्ञा को कितने प्रकार की माना है। तो एक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, दूसरी आपकी जातिवाचक संज्ञा हो गई, तीसरी आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई, ठीक है, चौथी आपकी समूहवाचक संज्ञा हो गई, और पांचवी आपकी कौन सी हो गई, भाववाचक संज्ञा हो गई। तो ये 5 प्रकार के भेद हैं। आपको एक और कुछ याद रखना है कि कामता प्रसाद ने संज्ञा को कितने प्रकार का माना है। तो आपको याद रखना है 3 प्रकार का माना है, आप सभी लोगों को याद रखना है। चलिए, तो अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, इस लोकोक्ति का आपको बताना है भावार्थ। तो अंगुली टेढ़ी करके घी निकालना चाहिए, कभी उंगली से घी नहीं निकालना चाहिए, या बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता, या घी हमेशा चम्मच से ही निकालना चाहिए। तो चलिए, सभी लोग बता दीजिए आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो सकता है। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, यानी कि बहुत सीधी होने से, बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जिन लोगों का भी उत्तर जा रहा है तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब, और इस प्रश्न का जल्दी से आप सभी लोग सही उत्तर बताएंगे। बताइए, यामा के रचयिता कौन है? सुमित्रानंद पंत हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान है, महादेवी वर्मा है या मीराबाई है। तो क्या होगा आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर भाई, बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। चलिए, तो महादेवी वर्मा जो है रचयिता किसकी हैं? यामा की रचयिता कौन हो जाएंगी? मीराबाई हो जाएंगी। सॉरी, मीराबाई नहीं होंगी बल्कि महादेवी वर्मा हो जाएंगी, और इनके लिए इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। कब मिला है? 1982 में मिला है। उनकी कौन सी रचना के लिए मिला है? यामा के लिए मिला है। ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और इस प्रश्न का सही उत्तर बता दीजिए कि किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। बताइए भाई, कौन सा ऐसा आपको दिख रहा है कि जिस शब्द का परस्पर पर्यायवाची है? किस विकल्प के सभी शब्द आपस में परस्पर पर्यायवाची हैं, ये आपको बताना है। बताइए भाई,
सभी लोग करेंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर भाई। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें व्योम है, नभ है, अंबर है, ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हो